जी, डेप्रिसिएशन का टॉपिक कर रहे थे। कल आप लोगों को मैंने इसकी कैलकुलेशन के मेथड और एंट्रीज कंप्लीट कराई थी और आपका ने कहा था मेनली हम इंट्रो वाला थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं ताकि रिपोर्टिंग 1 में जिस हद तक हमें ज़रूरत है वो आप उसको इजीली फिर अप्लाई कर सकें। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन आते थे, दो तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाया करते थे। एक ही होता था, आपको इंफॉर्मेशन दी जाती थी नंबर ऑफ ईयर्स की और आपको कहा जाता था 3 साल के अकाउंट बना दो, 4 साल के अकाउंट बना दो, यानी इसमें एक लेंथी क्वेश्चन आ जाता था। कई दफा इस तरह होता है, डेटा देख के आपको कहा जाता है सिर्फ 1 साल के लेजर अकाउंट बना दो या मैक्सिमम 2 साल के अकाउंट बना दो। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अटेम्प्ट करने का तरीका चेंज होता है। मसलन अगर कभी पेपर में रिक्वायरमेंट हो 1 साल के लेजर बनाओ या मैक्सिमम 2 साल के लेजर बना दो, तो ऐसी सूरत में पहले लेजर का लेआउट फॉर्मेट बनाया करें, उसके बाद आप लोग इसकी वर्किंग शुरू किया करें। लेकिन अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए जी 3 साल के अकाउंट बनाओ, 4 साल के अकाउंट बनाओ, तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं डाली जाती। ऐसी सूरत में हम कहते हैं पहले वर्किंग किया करें, उसके बाद आप लोग लेजर अकाउंट बनाने शुरू किया करें। तो ये की पॉइंट मैंने आपको बताया है, टाइम सेव करने का तरीका। अदरवाइज आप सबकी पहले वर्किंग कर लें तब भी हो जाएंगे, सबके पहले लेजर अकाउंट बना लें तो भी हो जाएंगे, लेकिन वो ये होता है कि फ्लो में किस तरीके से होगा। तो आपको मैंने कहा अगर कभी 1 साल या मैक्सिमम 2 साल तक के अकाउंट रिक्वायर्ड हो तो पहले लेजर अकाउंट का लेआउट बनाएं फिर वर्किंग किया करें, और अगर कभी 2 साल से ज्यादा अरसे के लेजर अकाउंट रिक्वायर्ड हो तो फिर पहले वर्किंग किया करें, उसके बाद लेजर बनाने शुरू किया करें। अब इन दोनों तरीकों के क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह इन क्वेश्चन को हैंडल करें, तो कम वक्त में पेपर में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों को आईटीए में बताया गया होगा कि जब वर्किंग किया करें ना तो मशीनरी की नंबरिंग कर लिया करें, मशीनरी नंबर 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। इसका फायदा ये होता है कि आपके पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, कभी कोई एसेट खरीद रहे होते हैं, कभी कोई एसेट बेच रहे होते हैं, और आपको पता है जो एसेट बेचा जाता है उसकी सारी की सारी डेप्स एंड डिस्पोजल को भी ट्रांसफर करना पड़ती है। तो उस वजह से ये अलग अलग वर्किंग करने का फायदा ये होता है कि आप क्वेश्चन फ्लो में करते जाते हैं, वर्किंग के अंदर मजीद वर्किंग करने की जरूरत नहीं रह जाती। तो आप पेपर में किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए अगर इसका आ जाए। आपको ने कहा था रिपोर्टिंग 1 में डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आने के चांसेस कंपैरेटिवली अब कम है। हाँ, जो IAS 16 है उसकी एप्लीकेशन वो पेपर में पूछता है, लेकिन चूंकि आपको ने कहा था कंबाइन होकर क्वेश्चन बन जाता है तो इस वजह से हम लोग इसको करें। अभी मैंने आप लोगों को ग्रुप में कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, फोटोकॉपी इस वक्त नहीं था, तो जरा ग्रुप में वो क्वेश्चन निकाल लें। जी, व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों का बना हुआ है ना उसके अंदर आपको मैंने क्वेश्चन शेयर किया है। अच्छा, आप लोग इसकी ना पिक्चर ले लें। आपका है? अच्छा, चलिए देखना फोटोकॉपी।
क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखिएगा, कह रहे कंपनी विच क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31st December परचेज ऑन July 1, 2010 मशीनरी कॉस्टिंग ₹90,000। जी कह रहे कंपनी जिसका ईयर एंड 31st December है। अच्छा, ईयर एंड का आप लोग ख्याल रखा करें, क्योंकि हर ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनानी होती है, मतलब अकाउंट्स क्लोज करना होते हैं और डेप्शन चार्ज करना होती है। तो उसने आपको कहा आपका दिसंबर ईयर एंड होगा। कह रहे परचेज ऑन July 1, 2010 मशीनरी कॉस्टिंग 90,000, 90,000 रुपए की आप लोगों ने मशीनरी खरीद ली। नेक्स्ट, इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन January 1, 2011 costing 60,000 and on 1st October 2011 costing 30,000। अच्छा, कह रहे जनवरी 2011 को भी आपने एक मशीनरी खरीदी और अक्टूबर 2011 में भी एक मशीनरी खरीदी, मतलब 3 मशीनरीज हो गई आपके पास। आगे कह रहे हैं 1st April 2012 1/3 of the machinery which was installed on July 1, 2010 became obsolete and was sold for ₹9,000। जी कह रहे 1st April 2012 को, कह रहे वो मशीनरी जो जुलाई 2010 मतलब सबसे पहले इंस्टॉल कराई थी, कह रहे उसका 1/3 पार्ट ऑब्सलीट हो गया और हम लोगों ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दिया। अच्छा, जब कभी क्वेश्चन में इस तरह कहे ना कोई पार्ट ऑफ मशीनरी बेच दी, तो आप डे 1 से उस पार्ट की वर्किंग अलग शुरू कर दिया करें, क्योंकि जो पार्ट बिक जाएगा वो आइंदा डेप्रिशिएट नहीं होगा, लेकिन जो पार्ट आप लोगों के पास पड़ा हुआ है उसने तो आइंदा डेप्रिशिएट होना है। तो इस वजह से ये जो पहली मशीनरी खरीदी इसके 1/3 पार्ट की वर्किंग अलग और 2/3 की हमें अलग करना पड़ेगी। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं शो हाउ मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट वुड अपीयर फॉर द 3 year ended 31st December 2012 in the books of the company, it being given that machinery was depreciated by straight line method at 10% per annum। कह रहे कि 3 साल के मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बनाए, और आपको कह रहे हैं आपने स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट किया करना और रेट आपका 10% हुआ करेगा। अब कितने साल के उसने आपसे अकाउंट रिक्वायर कर लिए? 3 साल। आपको ने कहा था 1 या मैक्सिमम 2 साल के अकाउंट रिक्वायर्ड हो तो पहले लेजर अकाउंट बनाया करें, देन वर्किंग किया करें। लेकिन अगर कभी इस तरह नंबर ऑफ ईयर्स के आ जाएं, 2 से ज्यादा ईयर्स के, तो फिर पहले वर्किंग किया करें, बाद में लेजर बनाया करें। अब चूंकि यहां 3 साल की रिक्वायरमेंट है तो पहले मैं इसकी वर्किंग करूंगा, फिर इसके मैं लेजर अकाउंट बनाना शुरू कर दूंगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन के लिए आपने आईटीए में पढ़ा था कि IAS 16 कहता है जब एसेट इंटेंडेड यूज वाली पोजीशन में पहुंच जाए आप इसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया करो, और उस वक्त तक इसको डेप्रिशिएट करते रहा करो जब तक ये डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते या इसको हेल्ड फॉर सेल डिक्लेयर नहीं कर देते। ठीक है, हेल्ड फॉर सेल नाम से वैसे क्या लग रहा है? कि बेचने के लिए रख लिया आपने, कहा जब मैं इसको बेच दूंगा अब इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, इस पे IFRS 5 अप्लाई होता है, वो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो लेकिन नाम से आप लोगों को अंदाजा तो हो ही गया कि आपने इसको डिक्लेयर कर दिया है, अब मैं इसको बेच दूंगा। तो जिस दिन एसेट इस्तेमाल करने वाली पोजीशन में पहुंच जाए, इस्तेमाल करें या ना करें, डेप्शन लेनी शुरू कर दिया करें, और जिस दिन आप उसको बेच देते हैं या उसको हेल्ड फॉर सेल डिक्लेयर कर देते हैं उस दिन तक उसको डेप्रिशिएट किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो पेपर में कैसे आप लोग किया करेंगे। अच्छा, मशीनरी की आपने कहा था नंबरिंग कर लिया करें, मशीनरी 1 2 3 4 और एंड पे कॉलम बना दिया करें टोटल का। आप लोगों ने कहा था ईयर एंड का ख्याल रखिएगा, हर ईयर एंड पे आपने डेप्शन चार्ज करना होती है, अकाउंट्स क्लोज करना होते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने मशीनरी खरीदी 1 जुलाई 2010, 90,000 की मशीनरी खरीदी थी। आगे जाके उसने कहा था इसका 1/3 पार्ट आपने बेच दिया था,
तो आपको मैंने कहा था अगर कभी पार्ट ऑफ मशीनरी आप डिस्पोज ऑफ कर दें तो डे 1 से आप 1/3 पार्ट की वर्किंग अलग कर दें और 2/3 पार्ट की वर्किंग अलग कर दें। मतलब उसने आपको ये कहा था ना 1/3 पार्ट मैंने बेच दिया, तो इसका मतलब वो आइंदा डेप्रिशिएट नहीं होगा, लेकिन जो 2/3 आपके पास पड़ा अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तो डेप्रिशिएट होना चाहिए। तो इस वजह से 1/3 की मैं वर्किंग अलग करने लगा हूं, 2/3 की अलग। 90,000 की टोटल मशीनरी है, इसका अगर 1/3 लिया जाए 30,000 आ जाएगा, और अगर 2/3 लिया जाए 60,000। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहे, इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन जनवरी 2011। आप लोगों का ईयर एंड क्या था? दिसंबर। तो इस डेट के बाद जो दिसंबर आएगा वो किस ईयर का होगा? 10 का ही होगा। तो फिर इसका मतलब पहले आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। अच्छा, उसने आपको कहा था 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। आपको मैंने कहा था जब एसेट इस्तेमाल वाली पोजीशन में पहुंच जाए वहां से लेके ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करनी शुरू करें। क्या उसने आपको कहा कि मैंने जुलाई में एसेट खरीदा था और अक्टूबर में वो अवेलेबल फॉर यूज हुआ? जब ऐसा कुछ नहीं कहा जाता तो इसका मतलब जिस दिन खरीदा था उसी दिन इस्तेमाल वाली पोजीशन में था, ठीक है। लेकिन अगर कभी वो कहता कि जी मशीनरी मैंने जुलाई में खरीदी, अक्टूबर में उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, तो फिर आप डेप्रिशिएट कब से करना शुरू करेंगे? अक्टूबर से करेंगे, ठीक है। ये 2 दफा एग्जामिनर पेपर में पॉइंट टेस्ट कर चुका है कि वो बताया था फलां तारीख को खरीदा, फलां तारीख को इंस्टॉलेशन हुई, फलां तारीख को उसकी टेस्टिंग हुई, और फिर फलां तारीख को वो मेरे पास अवेलेबल फॉर यूज हुआ, लेकिन मैंने फलां तारीख से इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब मल्टीपल डेट्स बता देता है। तो आपने रूल याद रखना है कि जब एसेट इस्तेमाल करने वाली पोजीशन में पहुंच जाए, इस्तेमाल करें या ना करें, डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया करें। तो अब जुलाई से दिसंबर कितना अरसा बन जाता है? 6 मंथ्स। तो आप इस पे 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां वर्किंग लिखता हूं। देखिए 30,000 का एसेट था ना, 10%, ये तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है ना एनुअल होता है। अगर 10% लेंगे तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। आपको कितने अरसे की रिक्वायर्ड है? तो इसको फिर 6/12 कीजिएगा, तो इस तरह आपके पास ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1500, ठीक है। इसका मतलब इस डेट पे जब आप डेप्रिशिएट करेंगे तो ये 1500 डेप्रिशिएट होगा और ये बाकी रह जाएगा 28,500। इसी तरह जब इस पे 6 मंथ्स की चार्ज की जाएगी तो ये 3000 आ जाएगी और बाकी रह जाएगा 57,000। बता रहे अच्छा जी, तो 31 दिसंबर 2010 आप लोगों ने इसको भी 6 मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट किया, 3000 आ गया। आपने ना डेप्रिसिएशंस का टोटल सिर्फ इधर लिखा करना है। इसका ना टोटल आ गई डेप्रिसिएशन 4500। अच्छा, आप लोगों को ना जरूरी नहीं होता एग्जामिनर डेट वाइज डेटा दे, ऊपर नीचे भी डेट्स कर देता है। आप अपनी डेट्स का ख्याल रखा करें, ठीक है। अब जैसे दिसंबर 2010 तक तो मैं आ चुका हूं, आगे आ जाते हैं। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन जनवरी 1, 2011 कॉस्टिंग 60,000। जनवरी 11 यानी वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन। कह रहा है आपने एक नई मशीनरी खरीदी 60,000 की, तो उसको मशीनरी नंबर 3 में लिख दें। और उसका कहते हैं एंड ऑन 1 अक्टूबर 2011। अक्टूबर 11 वो भी इसी साल में ही आएगा,
ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2011 कहते हैं एक और मशीनरी खरीदी ₹30,000, आपने मशीनरी नंबर 4 खरीद ली 30,000 की। उसके बाद कह रहे हैं ऑन अप्रैल 2012, अच्छा अप्रैल 2012, इससे पहले क्या आ जाएगा, ईयर एंड आ जाएगा दिसंबर 2011। तो आपका ने कहा था हर ईयर एंड पे अकाउंट्स क्लोज करना होते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करना होती है। अब ये वाले एसेट कितना सा इस्तेमाल हुआ, पूरा साल यूज हुआ, क्योंकि देखें ना दिसंबर 2010 से लेके दिसंबर 2011 पूरा एक साल बन जाता है। तो स्ट्रेट लाइन 31 दिसंबर 11 डेप्रिसिएशन, और इसका टोटल कितना आया हुआ था 15,750। अगेन लेजर क्लोज करते हैं 20,250, तो इधर भी आना चाहिए था 20,250। अगले ही दिन इस बैलेंस को आप लोग कर देंगे ब्रॉड डाउन। अब देखिए 1 अप्रैल 2012 डेप्शन ली और डिस्पोजल हुआ, तो पहले उसकी डेप्शन तो रिकॉर्ड करें। तो 1 अप्रैल 2012 अब वो डेप्शन की आई थी 750, और आप लोगों को कल मैंने कहा था जब कोई एसेट बेचते हैं तो उस पर जितनी भी डेप्शन चार्ज की हो वो किसको ट्रांसफर कर देते हैं, डिस्पोजल। ये वाला एसेट बेचा है ना आपने, 1, 2, 3, ये 3 डेप्शन चार्ज की, इनका टोटल डिस्पोजल को ट्रांसफर होना है। तो इसलिए अब इस साइड में हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2012 डिस्पोजल। अच्छा, आपके याद रखने के लिए मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं कौन कौन सी फिगर हमने ली है। 1500, 3000, 750, ये हो गया 5250। उसके बाद 31 दिसंबर को आपने फिर डेप्शन चार्ज की, 31 दिसंबर 2012 डेप्रिसिएशन टोटल कितना बना था इसका, 15,000। और अब हम दोबारा अपना लेजर क्लोज कर देंगे। अब इधर का अगर आप टोटल देखें 21,000, 36,000। ठीक है, माइनस कर लेंगे इसको तो 30,750। तो ये बन गया इसका 3 साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब थर्ड उसकी रिक्वायरमेंट थी डिस्पोजल अकाउंट बनाइएगा। डिस्पोजल अकाउंट तभी बनता है जब कोई एसेट बेचा हो। तो आप लोगों ने एसेट कब बेचा था, दिसंबर 2012 को, तो बस इसी का एक डिस्पोजल अकाउंट बनेगा।
अच्छा, कल भी आप में से किसी ने पूछा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने एसेट बेचें सबका डिस्पोजल अकाउंट सेपरेटली बनाया करें, क्योंकि हर एक का गेन डिस्पोजल हमने अलग से लिखना होता है। अच्छा जी, तो अब आखिरी रिक्वायरमेंट, डिस्पोजल अकाउंट। आप लोगों ने कहा था इसकी डेबिट साइड पे एसेट की कॉस्ट आया करती है, तो अगर आप देखें तो डिस्पोजल वाले की कॉस्ट क्या थी, 30,000। क्रेडिट साइड पे आपका ने कहा था इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया करती, तो देखो डेप्रिसिएशन कितना ट्रांसफर की थी आपने, तो 5250। फिर आपका ने कहा था जब बेचेंगे तो जितने में बेचा वो पैसे रिकॉर्ड करें, तो क्वेश्चन में कितने का बताया था, 9,000 का बेचा। अच्छा, अगर आप यहां से गौर करें, 24,750 वाला एसेट 9,000 का बेच आए हैं, गेन हुआ होगा लॉस, ठीक है। तो मुझे यहां से पता चल गया 15,750 का लॉस है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने डिस्पोजल अकाउंट से फाइंड आउट करना होता है, तो आप डिस्पोजल अकाउंट क्लोज करें। इधर का टोटल बन रहा है 30,000, इधर भी आना चाहिए 30,000। अब जब माइनस करेंगे तो कितना बन रहा है, 15,750। आपका ने कहा था जिस तरफ भी आ जाए SOCI को ट्रांसफर कर दिया करें, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर कभी आपको ने कहा था 2 साल से ज्यादा से के लेजर रिक्वायर्ड हो, तो आप लोग पहले सारी वर्किंग किया करें, फिर उसके बाद अकाउंट बनाया करें, फ्लो में बनते जाते हैं, फिर आपको बार बार रुक के वर्किंग नहीं करना पड़ती। तो अगर आप लोग देखें तो ये जो मैंने वर्किंग कर ली थी, तो इसी की इंफॉर्मेशन पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करता गया हूं और मुझे बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं रही थी, ठीक है। सिर्फ वो डिस्पोजल की फिगर के लिए मुझे एक दफा क्वेश्चन देखना पड़ा कि बेचा कितने में था। तो ये फायदा होता है इस तरह करने का, कम वक्त में आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसी तरह इसका जरा क्वेश्चन 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म for the 3 years ending 31st March 2014 appeared as follows। कह रहे 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाकर दिया जा रहा है। अब डेबिट साइड पर अगर आप देखें तो 1 अप्रैल 2011 को बैंक के नाम से लिख रहे हैं मशीनरी 1 खरीदी 1.5 लाख रुपए की, और 31 मार्च को उसने कैरी डाउन निकाल दिया। इसका मतलब इस कंपनी का ईयर एंड क्या डेट है, 31 मार्च, इसलिए हर साल 31 मार्च को ये अकाउंट क्लोज किया करेगा। अच्छा, अगले दिन 1 अप्रैल को इसने ब्रॉ डाउन किया, और फिर कह रहे 1 अक्टूबर को बैंक मशीनरी 2 खरीदी 60,000 रुपए की, और फिर अकाउंट क्लोज कर दिया, 2,10,000 बैलेंस आ गया। अगले दिन अप्रैल 2013 को उसने ब्रॉ डाउन किया 2,10,000, फिर कह रहा अक्टूबर 1 को बैंक यानी मशीनरी 3 खरीदी 45,000 की, और फिर उसने अकाउंट क्लोज करके कैरी डाउन निकाल दिया। जो तीसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो चौथे साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो अगर कभी मैं आप लोगों को कहूं चौथे साल का लेजर बनाओ, तो यही जो क्लोजिंग बैलेंस है 2,55,000, इसी को आप ब्रॉ डाउन लिख देंगे। मतलब देखिए ना, एक साल का जो क्लोजिंग होता है वही अगले का ओपनिंग बनता है, तो इसका मतलब ये जो क्लोजिंग है 1.5 लाख, ये चौथे साल का ओपनिंग बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि
3 साल का अगर उसने मशीनरी अकाउंट बना दी है तो जो इस तीसरे साल का कैरी डाउन है यही चौथे साल का ब्रो डाउन हो जाएगा। अच्छा, अब नीचे इंफॉर्मेशन पे आए। डेप्रिसिएशन एट 20% डिमिनिशिंग वैल्यू बेसिस वाज एक्यूमुलेटेड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एक्चुअली पुरानी बुक का क्वेश्चन है ना, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा है। अब हम वर्ड के यूज किया करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने इनफैक्ट कह रहे उसमें ट्रांसफर करते हैं। ऑन जनवरी 1, 2015 machinery number 2 was damaged and had to be replaced by a new machine costing 75,000। कह रहे जनवरी 2015 को यानी चौथे साल में कह रहे जो मशीनरी 2 थी वो डैमेज हो गई और हमें उसको रिप्लेस करना पड़ा एक नई मशीनरी के साथ जो 75,000 की आई है। मतलब मशीनरी नंबर 2 डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी और एक नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। कह रहे इट वॉज इंश्योर्ड, इंश्योरेंस क्लेम ₹40,500 वॉज एडमिटेड बाय द इंश्योरर। लेकिन कह रहा वो जो मेरी मशीनरी नंबर 2 थी ना वो इंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया है कि हम आपको 40,500 दे देंगे। क्या उसने पैसे दे दिए? नहीं। तो इसका मतलब जब डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे ना तो इधर बैंक नहीं लिखना क्योंकि पैसे तो मिले नहीं, हम इधर इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे यानी उसको अपना डेटर बना लेंगे कि इससे पैसे लेने हैं। ठीक है, तो बस इतना सा फर्क पड़ेगा कि इधर बैंक की जगह मुझे इंश्योरेंस कंपनी लिखना पड़ेगा। अच्छा, रिक्वायर्ड कह रहे कि शो हाउ मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट वुड अपीयर फॉर द ईयर एंडेड March 15। ठीक है, कह रहा है कि एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट, लेकिन किस साल का? मार्च 2015 का, यानी जो आपका चौथा साल था सिर्फ उसी का लेजर बनाओ। तो कितने साल के अकाउंट मांग रहा है? 1 साल। आपको ने कहा था अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 1 साल या मैक्सिमम 2 साल के अकाउंट रिक्वायर्ड हो तो फिर आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि पहले अकाउंट्स बना लें, उसके बाद वर्किंग करते जाएं, उसको कंप्लीट करते जाएं। तो अब इस तरह का जब क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो फिर आप लोगों को पहले अकाउंट बनाना पड़ते हैं और फिर आपको वर्किंग करना होती है। अच्छा, कौन से साल के आपसे अकाउंट मांग रहा है? हाँ जी, यानी चौथे साल के। तो जो मशीनरी के 3rd ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वही 4th का ओपनिंग हो जाएगा। लेकिन क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस पता था तीसरे साल का? नहीं। तो अब मसला आ गया उसका ब्रोडाउन क्या होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम से क्या लग रहा है? हाँ, कि जो भी डेप्रिसिएशन ले चुके हैं उसका एक्यूमुलेट, उसका टोटल। अब जरा गौर करें, मसलन ये तो भी हमने डे 1 से अकाउंट बनाना शुरू किया था ना, तो एक का कैरी डाउन अगले का ब्रॉड डाउन, एक का कैरी डाउन अगले का ब्रॉड डाउन। अगर कभी इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझे कहता है बस यार तीसरे साल के अकाउंट बनाओ, तो तीसरे साल के अकाउंट के लिए मुझे ये वाली फिगर रिक्वायर्ड थी। तो जो दूसरे साल का कैरी डाउन है वही तीसरे का ब्रॉड डाउन बनना था ना। तो इसका मतलब पहले 2 साल में जितनी डेप्रिसिएशन ले चुके हैं अगर मैं उनका टोटल कर दूं तो उसका ब्रॉड डाउन आ सकता है। मसलन देखें, एक डेप्रिसिएशन मैंने ली थी ये, एक डेप्रिसिएशन ली थी ये, इन दोनों का जरा टोटल देखें क्या बनता है। तो वही आ रहा है 20250। इधर भी देखें ब्रॉड डाउन क्या था, 20250। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब उस डेट तक जो डेप्रिसिएशन ले चुके हैं उनका टोटल। तो जब मैं आपको कह रहा हूं ना चौथे साल का अकाउंट बनाओ तो फिर 3 साल में जो डेप्रिसिएशन ले चुके होंगे उनका टोटल कर दीजिएगा। तो इस तरह करके हम लोग सॉल्व किया करते हैं। हाँ, बस ये ख्याल कीजिएगा अगर कोई एसेट बेच चुके हों तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन किसको ट्रांसफर हो चुकी होती है? डिस्पोजल, तो उसको एक्सक्लूड कीजिएगा। मसलन अगर आप मुझे कहते हैं ना इस क्वेश्चन का चौथे साल का अकाउंट बनाओ तो फिर मुझे तीसरे का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए था ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं था मैं तीनों साल की डेप्रिसिएशन का टोटल कर देता। उसकी वजह क्या थी? ये एक एसेट बिक भी चुका है।
तो जब कोई एसेट बिक जाता है उसकी डेप्रिसिएशन किसको ट्रांसफर हो जाती है? डिस्पोजल को। तो इसके अंदर उसकी डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड भी तो करनी चाहिए ना। तो फिर उसका तरीका क्या था? इन सब डेप्रिसिएशन का टोटल कर लो और उनमें से ये 3 डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो आप लोगों का बैलेंस 30,750 आ जाएगा। तो बताने का मतलब ये था कि अगर कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस फाइंड आउट करना हो तो उस डेट तक जितने भी डेप्रिसिएशन ले चुके हैं उनका सम कर लिया करें, और अगर कोई एसेट बिक चुका है तो उसकी डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दिया करें। तो अब इस क्वेश्चन में उसने आपसे सिर्फ चौथे साल के लेजर मांगे हैं, लेकिन मजबूरन मुझे वर्किंग कब से शुरू करनी पड़ेगी? पहले साल से। उसकी वजह यह है कि मुझे तीसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो 3 साल में जो डेप्रिसिएशन ली उनका टोटल करना पड़ेगा, तो ये कंप्यूट करूंगा तो वैल्यूज निकलेंगी। तो अब इस तरह का जब क्वेश्चन आपने करना है ना, तो पहले आपने लेजर बनाया करना है, ठीक है। अब थोड़ा टाइम शॉर्ट है, मैं जरा फ्री हैंड ड्रॉ करता हूं। मसलन उसने आप लोगों से जो क्वेश्चन के अंदर अकाउंट मांगे थे, एक तो उसी तरह उसने आपसे मशीनरी अकाउंट मांगा था ना। तो जब मैं मशीनरी अकाउंट बनाता तो आपको बैलेंस चाहिए 1 अप्रैल 2014 का, ठीक है। ये उसने जो तीसरे का क्लोजिंग बैलेंस दिया है वही चौथे का ओपनिंग आ जाना था। मतलब ये फिगर मेरे पास गिवन है। अब इस डेट के बाद जो चेंजेस हुई वो रिकॉर्ड कर लें। तो नीचे अगर पैराग्राफ पे आए तो उसने कहा था जनवरी 2015 को मशीनरी 2 डैमेज हो गई, तो 1 जनवरी 15 वो डिस्पोजल को ट्रांसफर करना पड़ेगी। अब मशीनरी 2 हमें पता है क्वेश्चन में कितने की खरीदी हुई है, ठीक है। फिर उसने कहा इसको मैंने रिप्लेस किया, एक नई मशीनरी खरीद ली, तो 1 जनवरी 2015 बैंक के नाम से नई मशीनरी जितने की खरीदी वो लिख देंगे बस, और तो उसका कोई डेटा नहीं था। इसका मतलब जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो 31 मार्च 2015 बैलेंस कैरी डाउन फाइंड आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका निकल आएगी। सो अगर इस क्वेश्चन को मैं शुरू करता तो मशीनरी अकाउंट विदाउट वर्किंग कंप्लीट हो जाना था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बनाना पड़ना था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो 1 अप्रैल 2014 आपको चाहिए बैलेंस ब्रॉ डाउन, ये आपको नहीं पता, आपने इसकी जगह छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने कहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कब कब रिकॉर्डिंग होती है? जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या फिर डिस्पोजल करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने 1 जनवरी 2015 को डिस्पोजल किया, तो पहले उस डेट तक की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसकी सारी की सारी डेप्रिसिएशन किसको ट्रांसफर कर डालेंगे? डिस्पोजल को। उसके बाद आप लोगों का ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2015, जो बाकी एसेट पड़े हुए उनको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, और फिर जब आप क्लोज करोगे तो 31 मार्च 2015 बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेआउट ये बना लेना है। फिगर्स क्योंकि नहीं पता तो फिगर्स की जगह छोड़ते जाएंगे, वो तभी होंगी जब वो मैं वर्किंग कंप्लीट कर पाऊंगा। इसी तरह आप लोगों को इसका डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना पड़ना था, ठीक है। तो जब डिस्पोजल अकाउंट आप इसका ड्रॉ करते तो डेबिट साइड पे आनी थी मशीनरी, ये आपको वैल्यू पता थी। क्रेडिट साइड पे आनी थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये अननोन थी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, जितना उसने कहा हम पैसे दे देंगे, और जब इसको क्लोज करेंगे तो या गेन निकल आना था या फिर लॉस, तो जिधर भी आ जाती फिगर एसओसीआई को ट्रांसफर कर देते। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले ये लेजर का सारा लेआउट बना लेना, उसके बाद वर्किंग शुरू करनी है। तो ये जो आपका ने कहा था ना 1 साल या 2 साल के अकाउंट रिक्वायर्ड हो तो पहले लेआउट बनाया करें फिर वर्किंग किया करें, तो इसी तरह ही करना है कि जिस जिसकी फिगर गिवन है वो फिगर लिखते जाएं, जिस जिसकी फिगर मिसिंग है उसकी जगह छोड़ते जाएं। इसका फायदा ये हो जाता है जितना आपने काम कर दिए एक तो उतने मार्क्स मिल जाते हैं,
दूसरा, आपको ये पता चल जाता है यार मैंने ये वाली फिगर फाइंड आउट करनी, मैंने ये वाली फिगर फाइंड आउट करनी, उससे रिलेटेड फिर हम वर्किंग से फिगर एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो अब इससे थोड़ा टाइम शॉर्ट था तो मैंने सेकंड क्वेश्चन नहीं करा पाया। इसको आप लोग एक दफा अपने तौर पे ट्राई कीजिएगा, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कल ये आप लोगों को मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इसको फिर हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।